क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट होते चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे आज आपके समक्ष लेके आ गया 19 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर एग्जामिनेशन, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यारा। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि भारत में दक्षिण अफ्रीकी कोविड-19 संस्करण यानी आ गया है एक म्यूटेशन होकर। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए, जिसको गुंटेर पॉली जी ने पहले बताया था एक बार। ठीक है, मैंने इसको कवर कर चुका हूँ। गुंटेर पॉली पेयजल संरक्षण और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ 2020 और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 9696060889 पे कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, जिससे आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह। ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संदर्भ समझ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे माइनॉरिटी वाले मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने चादर चढ़ाई कहाँ पर? अजमेर में जो इनकी दरगाह है। ठीक है, अजमेर जगह दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती जी की। और किस उस पर ये मतलब ओकेजन जो था इस समय क्या था? उर्स था। ठीक, 809th उर्स था। उस पर मोदी जी की जगह पे चढ़ाई मुख्तार अब्बास नकवी जी ने, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक, माइनॉरिटी राइट्स के लिए फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में है? 29 और 30 आर्टिकल में। ठीक, ये वाली बात है। अब देखिए, इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, आज आप लोग के लिए जो होमवर्क है वो क्या है, ग्रुप पेड ग्रुप वाले और बाकी लोग के लिए भी, कि आपको पढ़ना है भक्तिज्म, भक्ति एंड शक्ति, ये सूफिज्म, ये दोनों मूवमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका जो है आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी जो है मिडवेल वाली में, मिडवेल। ठीक है, देखो चिश्ती जी जो थे ये 13वीं सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के एक मिस्टिक, मतलब रहस्यवादी संत और दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। ये ईरान में पैदा हुए थे, सिजिस्तान करके, और इनके जो है कई सारे सूचनात्मक प्रवचन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भरा हुआ था। मतलब काफ़ी अच्छी बात करते थे, जिसकी वजह से किंग और ये लोग सभी लोग मतलब जो है इनसे बहुत प्रेरित होते थे। और इसमें यह है कि दिल्ली में ये आए जब सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है ना, सल्तनत पीरियड चल रहा था। इल्तुतमिश जो है यहाँ पे थे, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसके बाद इल्तुतमिश थे, तो 1236 में। और मोइनुद्दीन जो है फिर उसके बाद अजमेर चले गए, वहाँ पे जाके इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया अपनी राइटिंग से। और अजमेर जाने के बाद जो यहाँ पे सुन्नी हनबली स्कॉलर की जो राइटिंग थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, प्रभावित हुए ये आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और अब्दुल्ला अंसारी जी के भी। इसी के बाद जो है फिर उसके बाद इनकी अजमेर शरीफ में दरगाह शरीफ है, फिर अजमेर दरगाह, ये सब बोला जाता है ये सूफी शाइन को। ठीक, तो रिवर्ट सूफी शाइन आपका मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, अब इनका जो दरगाह है वो अजमेर राजस्थान में है, और इनकी एक ग्रेव बनाई गई है वहाँ पे, मकबरा। ठीक, जो टूम है मोइनुद्दीन का, ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसको जो है वो करते हैं, अत्यधिक प्रतिष्ठित स्थल बन गया है। लोग जाते हैं दूर दूर से, अरे करोड़ों लाखों रुपया डालते हैं वहाँ पे। अगर आप देखें पूरा कुआं बना हुआ, उसमें सोना जौहरात सब पड़ा रहता है। इनकी मृत्यु जो है 1236 मार्च में हो गई थी। और चिश्ती जो है, इन्होंने चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज्म, ठीक है, चिश्ती ने भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत और स्थापना की थी। ठीक है, और इनिशियली जो थी इनिशियल स्पिरिचुअल चेन और सिलसिला ऑफ चिश्ती ऑर्डर इंडिया कंप्राइजिंग, जो स्पिरिचुअल ऑर्डर बनाया गया, इसमें कौन कौन से चिश्ती ऑर्डर में कौन कौन लोग थे? चिश्ती थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, फरीदुद्दीन गंज शकर थे, और निज़ामुद्दीन औलिया थे, और ई सक्सेसिव पर्सन बीइंग द डिसाइपल। अच्छा, ये इसमें क्या होता है? पीर और मुरीद वाला सिस्टम होता है सूफीज्म में। ठीक, पीर और मुरीद। तो ये जैसे जो देख रहे हो, चिश्ती जी के जो है डिसाइपल कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनके डिसाइपल ये हो गए, इनके ये हो गए, इस तरीके से, इंक्लूडिंग द ग्रेट सेंट्स ऑफ सूफी सेंट्स ऑफ इंडिया। सूफीज्म क्या है?
ये एक मिस्टिकल फॉर्म है इस्लाम का, ठीक, मतलब सॉफ्ट वर्जन है बहुत ज़्यादा और फ्लेक्सिबल भी है, एक दूसरे के लिए मतलब प्रति वो सहानुभूति रखना, हर कल्चर इम्पोर्टेंट है। इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए बहुत बड़ी वो थी, मतलब एक पार्ट इसका ये भी था। और इसमें ये था कि आध्यात्मिक जो सर्च है गॉड की, और मटेरियलिज्म जो होता है आपका भौतिकवाद, उसको जो है ध्यान नहीं देना, जो आजकल चल रहा है कि आईफोन ही चाहिए चाहे जो हो जाए, ठीक, वो वाली बात है। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे अनुशासित होने वाली बात है, ये एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन है जिससे कि आप नॉलेज पा सकते हैं भगवान की, गॉड की, बाई सेंस ऑफ परसेप्शन, छू कर, ठीक है। सूफीवाद में आत्म अनुशासन की धारणा को ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब आत्म अनुशासित होना बहुत जरूरी, एक आवश्यक शर्त माना जाता है, ठीक। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को वैसे, कि म्यूटेशन क्यों होता है कोविड-19 में, और म्यूटेशन बहुत आसानी से होगा। इसका मेन रीज़न है कि जो वायरस है कोविड-19 वाला वो आरएनए बेस्ड है, ठीक, रिकॉम्बिनेंट वाला है ये, तो उसकी वजह से बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि फीवर वाले जो होते हैं, अब आपको एक चीज़ बता दूं, तथ्य पहले जो मैंने बता रखा है पूरी कंप्लीटली, कि जो फीवर है, ठीक है, वो राइनो वायरस और ये सब जो होते हैं फीवर की वजह से, वो इतना हर साल खूब म्यूटेशन होते हैं, हर साल उनकी नई वैक्सीन आती है। कोविड-19 वो भी जो है आरएनए पे बेस्ड है, कोविड-19 भी आरएनए पे बेस्ड है, इसलिए खूब म्यूटेट होता है, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर में खूब जो है आसानी से ये जो है अपना चेंजेस लाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन, मतलब जब जो वायरस है जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, दोहराता है, ठीक, तो इसको एक इसके अंदर जो है आरएनए वाले वायरस जो होते हैं, इसमें एक मैकेनिज्म नहीं होती है कि कोई चेंज अगर कर रहा है, ऐसे है कि आपने एक कॉपी बनाई ए ने अपनी, तो ए ही बननी चाहिए ना, तो जब ये फिर ए बनाई, खूब सारी ए बना रहा है, ठीक, रेप्लिकेट कर रहा है अपना आपको एक ही, तो जब ये रेप्लिकेट करता है तो ये चेक करना है कि ए जो है ए ही बना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि A1 बन गया हो, A2 बन गया हो। तो जो चेंजेस भी होते हैं वो चेंज को परखने की शक्ति नहीं होती आरएनए के अंतर्गत, इसीलिए म्यूटेशन आसानी से इसमें हो जाता है, ठीक, ये वाली बात है। और अभी साउथ अफ्रीका और यूके में देखा गया है कि जो कोविड-19 ने अपने वायरस है उसने अपने आप को म्यूटेट किया है, और उसमें पाया गया है कि यूके जो साउथ अफ्रीका वाला है ये अब इंडिया में आ चुका है, ठीक है, 4 केसेस देखने को मिले हैं। यूके वाला ज़्यादा डेडली है ऐसा देखा गया है, सारे पूरी चीज़ यही बता दे रहा हूँ, ठीक, जो भी इसमें है यूके वाला ज़्यादा डेडली है। और दक्षिण अफ्रीका वाले में ये भी हुआ है कि इंडिया में ऐसे 2 वैक्सीन चालू हुई हैं, कोविशील्ड और जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कोविशील्ड में एस है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी एस है, तो ऐसे याद कर लो। दूसरा है कोवैक्सिन, और जो कि भारत बायोटेक की है। अब दक्षिण अफ्रीका में कोविशील्ड के डोजेस भेजे गए थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोविशील्ड के डोजेस वापस भेज दिए और कहा है कि इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है नहीं, जो साउथ अफ्रीका वाला जो है ये म्यूटेशन है उसके खिलाफ, ठीक। और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सिन, उन्होंने कहा है कि हमारी एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, उन्होंने खुद ही प्रोक्लेम किया है, वैसे नहीं है। तो ये है पूरी कहानी, इसमें म्यूटेशन हो गया है और ये दिसंबर में पाया गया था साउथ अफ्रीका में। इंडिया में भी अभी 4 केसेस आ गए हैं। इसका नाम जो है 51501Y.V2 है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन का, ये ध्यान रखना। और ये है कि सिमिलर टू यूके म्यूटेशन दैट इंडिया हैज़ बीन डीलिंग, ये भी ट्रांसमिशन बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे यूके का भी ट्रांसमिशन आसानी से होता है, इसका भी। यंगर पॉपुलेशन जो है, युवा जो है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, और लेकिन ये पोटेंशियली डेडलियर कम है यूके के परिप्रेक्ष्य, मतलब उससे कंपेयर करके देखेंगे। कोविड-19 की वैक्सीन इंडिया में 2 हुई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। भारत बायोटेक ने बोला है कि हम काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें वो हैं, सक्षम हैं इसको निपटने के लिए। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज है, भारत बायोटेक ने बोला है कि कोवैक्सिन जो उनकी वैक्सीन है वो यूके वाले वेरिएंट से ज़्यादा निपटने के लिए ज़्यादा जो है सक्षम है, प्रतिरोधक क्षमता जो है ज़्यादा बढ़िया करता है, लेकिन उन्होंने सेम चीज़ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं बोल पाया। तो मतलब इंडिया में दोनों ही जो वैक्सीन है, कोवैक्सिन हो चाहे कोविशील्ड हो, कोविशील्ड को तो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने खुद ही वापस कर दिया है, ठीक, देख रहे हैं। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी द्वारा जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वाले द्वारा जो बनाई गई, जिस पर कि कोविशील्ड बेस्ड है, इसकी लिमिटेड एफिकेसी है, इस संस्करण के विरुद्ध सीमित प्रभावकारिता दर्शाई
गई है। ठीक, म्यूटेशन क्यों होता है? डिफरेंसेस होते हैं एक तरीके के म्यूटेशन, जो अपना चेंज जीनोम में चेंज कर लेते हैं। ये नेचुरल पार्ट है, वो करेगा ही करेगा। ठीक है ना, जैसे इंसान है, इंसान आपका जो है पहाड़ों पे रहता है, तो उसने वहाँ पे क्या है, अपने आप को रहना अडॉप्ट कर लिया, म्यूटेट कर लिया वहाँ के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, तभी वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी बताइए कम बनते हैं कि ज़्यादा बनते हैं? ठीक, वैसे मतलब आप ऊपर जाओगे हिली एरियाज में, तो आपको जो है जल्दी से सांस फूलने लगे, लेकिन पहाड़ी लोगों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने म्यूटेट कर लिया अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे, उसके अनुसार ही प्रोटीन बनता है। और आरबीसी में ये आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि ज़्यादा बनते हैं पहाड़ पे रहने वाले लोग के, कि कम बनते हैं। ठीक, क्योंकि आरबीसी ही वो होता है जो कि ऑक्सीजन को पूरे अपने जो है शरीर के अंदर लेके जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा नाम। तो ये वाली चीज़ है, तो एक नेचुरल एवोल्यूशन है, और ये रिबो न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड है, जो कि आसानी से चेंज हो जाता है। और ये मतलब ऑफन हैपेंस व्हेन, क्योंकि वायरस मेक्स ए मिस्टेक्स व्हेन इट इज कॉपी, मतलब अपनी कॉपी बनाते समय मिस्टेक करता है, तो उसको चेक करने वाली गेम नहीं है, ये वाली चीज़ है। जीएस पेपर 3 से संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है, जिसके अंदर आईएमडी आता है, ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने एक मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के लिए। ठीक, ब्लू इकोनॉमी जो है घंटे पॉली जी ने कहा था, इसको बोले कॉन्सेप्ट को दिया था, और ये चाहते थे, मोटा मोटे आपको बात बताऊं, अगर जैसे भारत देश है अपना, तो उसमें क्या है कि आपका ये पानी जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ये सब जो हैं, इनको इन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, इनका पूरा भरपूर यूज़ करते हुए ब्लू इकोनॉमी का, ब्लू इकोनॉमी हमेशा याद रखेगा, इनलैंड नहीं हो, ब्लू इकोनॉमी जो होता है मैरीटाइम होता है, ओशियन वाले पानी में। ठीक, तो उसका यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सकता है, उससे संबंधित है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ड्राफ्ट बनाया है, उसमें इन्होंने अभी क्या है, सजेशन मांगे, ड्राफ्ट बना के दे दिया है, मतलब ड्राफ्ट बनाने के लिए बोल दिया है इन्होंने। ठीक, अब ड्राफ्ट पे जो है सजेशन इन्होंने मांगे हैं कई सारे लोग से, एनजीओ, एकेडमिया, शैक्षिक संस्थान, हितधारक, सिटीजन, सबसे, कि भैया बताओ कुछ चेंज वेंज करना है कि नहीं। अच्छा, इसमें यही है कि इन्होंने एक तो विजन क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा होनी चाहिए, कि ताकि वो ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं, अनुसंधान जो है आपके समुद्री संसाधनों के अच्छी तरीके से, अनुसंधान नहीं संसाधन, और जो ओशियन के संसाधन है अवेलेबल, उनका अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक, और ये पब्लिक कंसल्टेशन इन सब के लिए दे दिया है, सोशल मीडिया पे हर जगह दिया गया है। स्टेक होल्डर जो भी, उनको इनवाइट किया गया, भैया आओ अपनी बात रखो, आइडिया दो इसमें। ठीक, इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जो उद्देश्य है वो क्या है, कि हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है हमारी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है, कि आपका ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, इम्प्रूव करो लाइफ जो तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं उन समुदायों जो है, कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है, मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसका भी वो रखो, प्रिजर्व करो, संरक्षण करो, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मरीन एरियाज जो है, मतलब वहाँ पे पायरेसी वायरेसी हो जाती है ना, वो उन सबसे भी रोकना है। ठीक है, और अनुसंधान जो है उनको भी जो है बनाए रखना है, उनको भी सिक्योर करना है। और MOES जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है, इसमें यहाँ पे उद्देश्य है कि आपका जो ड्राफ्ट हमने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है, इसके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन न्यू इंडिया 2030 है, उसको प्राप्त करने का एक जरिया है ब्लू इकोनॉमी वाला ड्राफ्ट। ठीक, और इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि 10 कोर डायमेंशन है नेशनल ग्रोथ के लिए। ठीक, जो आपके ब्लू इकोनॉमी जो है उसमें से एक है। ठीक, किसमें हाईलाइट किया गया है, न्यू इंडिया 2030 में 10 कोर डायमेंशन बताए गए हैं नेशनल ग्रोथ के लिए, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी भी एक है। आप समझना, यहाँ पे जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है, इसमें जो है इन्होंने कई सेक्टर बताए हैं होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, जिसमें कि 7 थीमेटिक एरियाज है, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए, पहली चीज़ ये क्या है, नीली अर्थव्यवस्था तथा समुद्री शासन संचालन के लिए राष्ट्रीय लेखा अवसंरचना, मतलब अकाउंटिंग करो कि भैया कितना इसमें क्या चीज़ें, कहाँ से पैसे क्या हम कर सकते हैं ओशियन गवर्नेंस और ब्लू इकोनॉमी के लिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि कोस्टल मरीन स्पेशल प्लानिंग और टूरिज्म की बात करो। तीसरी चीज़ ये है कि फिशरी, एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन, ये सब जो है, फिश प्रोसेसिंग, इन सब की बात करो। देखना एक चीज़ में जोड़ दी गई सातों में, मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट,
इन सब की बात करो, व्यापार की बात करो, ठीक। आपका जो है लॉजिस्टिक्स, ट्रांसशिपमेंट सहित अवसंरचना तथा शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, ये सब भी तो करोगे ना जब कोई भी मत्स्य पालन या से आप कर रहे हो। तटीय और डीप सी माइनिंग, ऑफशोर माइनिंग, ठीक है। जैसे कि आपने याद होगा कि ऑयल वायल हम लोग किससे निकालते हैं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वहीं पे निकालते हैं ना, ठीक। ऑफशोर एनर्जी क्या है, विंड मिल, आपने सुने होंगे, विंड मिल लगा देते हैं ऑफशोर। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, इंटरनेशनल इंगेजमेंट, ठीक, सबको देखिए जोड़ दिया गया है। भारत का ब्लू इकोनॉमी क्या है कि हमारा ये एक तरीके का सबसेट है नेशनल इकोनॉमी का, ठीक है। नेशनल इकोनॉमी बड़ा है और उसी के अंदर जो है ब्लू इकोनॉमी है, पूरी ये नेशनल इकोनॉमी है, ठीक। इसमें जो है पूरा एंटायर ओशियन रिसोर्सेज जो भी हैं, ह्यूमन मेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मरीन, मैरीटाइम, ऑनशोर कोस्टल जोन जो है, कंट्री के लीगल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रहते हुए जो है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इसमें यह है कि जो भी प्रोडक्शन, उत्पादन करना है गुड्स का, वस्तुओं का, सर्विसेज का, और क्लियर लिंकेज होना चाहिए आर्थिक, आपका वातावरण, सस्टेनेबिलिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक। मतलब ये सब कौन कौन चीज़ें हैं, ये आप लोग वैसे इसको लिखना चाहिए, मेंस में बहुत ज़्यादा आएगी काम। हो सकता है ये पूछ ले भैया बताओ क्या क्या रीज़न है इसको करने का, तो इसमें अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है, आर्थिक और आपका इन्वायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नेशनल सिक्योरिटी आपको लगेगा यार ये क्या मतलब है, ब्लू इकोनॉमी से हम तो काम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या हो जाएगा। तो इसमें एक दे रखा ना कि नेशनल सिक्योरिटी, पायरेसी और इन सब से जो है हम रोकेंगे, तो आप आसानी से कर लोगे। ब्लू इकोनॉमी जो है एक तरीके से वास्ट जो सामाजिक आर्थिक जो है अपॉर्चुनिटी है, कोस्टल नेशन जैसे कि इंडिया है, और ये यूटिलाइज करना चाहिए इसको, ओशियन के अपने रिसोर्सेज को, ताकि जो है सोसाइटल का बेनिफिट हो सके, ठीक। ये थी पूरी बात। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि पेयजल सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कौन करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है हाउसिंग एंड अर्बन एलिवेशन वाली बात जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये करवा रहा है। ये कौन सा पेयजल सर्वेक्षण, किस स्कीम के अंतर्गत, जल जीवन मिशन अर्बन के अंतर्गत, ठीक, समझ में आ गया। ये सेक्रेटरी जो है वहाँ के दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। पेयजल संरक्षण क्या है, सिंपल सी चीज़ है यार कि इसका जो जल जीवन संरक्षण जो था आपका मिशन है, या हर टैप वाटर जो है पूरे हर घर में, शहरी घर में, ठीक, वहाँ पे टैप वाटर चाहते हैं कि आए आराम से, जो पीने लायक हो, ये सब कुछ हो। तो अब इसमें अब जब ये कहा, ये स्कीम है, ये मिशन है, तो इसको चेक करने के लिए भी तो सर्वे अर्वे होना चाहिए ना, तो वहीं सर्वे हो रहा है, बस ये सिंपल बात है, समझ में आया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कंडक्ट किया जाएगा सिटीज़ में, और इसमें देखा जाएगा कि भैया सब जगह समानता से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाटर का, क्या रीयूज हो रहा है वेस्ट वाटर का, ऐसा तो नहीं कि जो पानी एक बार बह गया फिर उसको रीयूज नहीं कर रहे हो। मैपिंग हमें वाटर बॉडीज़ की करनी, कई सारी जो है शहर में वेटलैंड्स होती हैं, आर्द्र भूमि होती हैं, एक्वीफर्स होते हैं, उन वाटर बॉडीज़ की जो है मैपिंग करो, देखो कहाँ कहाँ पर है, ताकि जो है क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर जो है ये अच्छे से इसका यूज़ हो सके, ठीक है, ये वाटर बॉडीज़ का। और इसको चैलेंज प्रोसेस थ्रू किया जाएगा, यानी कि अलग अलग शहरों में पेयजल का जो सर्वेक्षण हो रहा है ये चैलेंज प्रोसेस पे होगा कि आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रीयूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक, समान वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें है कि संबंध में मानचित्रण का पता लगाने के लिए शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इसमें पहले स्टेप यही कि मिनिस्ट्री जो है डिसाइड किया, इसने पायलट 10 सिटी पहले लिया जा रहा है। कौन कौन सिटी है, आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, भदोही, पटियाला, रोहतक, सूरत, टुमकुर, ठीक। फिर अगर इसके यही जो लर्निंग होगी पायलट प्रोजेक्ट से 10 सिटी में, फिर इसके द्वारा जो है फिर जितने भी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन अमृत सिटीज है, सब जगह इसको जो है डाला जाएगा जयपल पेयजल सर्वेक्षण को। और ये मॉनिटर भी किया जाएगा टेक्नोलॉजी बेस के द्वारा कि सर्वेक्षण जिस तरीके से हो रहा है, ताकि आउटपुट और आउटकम क्या हो रहा है ये जाना जा सके। जल जीवन मिशन अर्बन जो है वो क्या है आपका, ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल कवरेज कि वाटर सप्लाई का हर हाउस होल्ड में फंक्शनल जो है टैप आपको मिलना चाहिए, पानी आना चाहिए। और स्टैट्यूटरी टाउन जो है हमारे 4378 स्टैट्यूट है सब जगह, और ताकि इससे जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है, बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको पूरा किया जा सके, ठीक।
इसमें यहाँ पे देखिए सीवर लाइन और जो सेप्टेज है उसका प्रबंधन की बात कही गई है कि 500 अमृत सिटीज़ में किया जाएगा। उसमें उद्देश्य यही है कि मेकिंग द वाटर सिक्योर, ठीक, वाटर सिक्योर बनाने इन अमृत सिटीज़ को, ताकि हमेशा पानी आता रहे। जल ही जीवन है, इसको समझना चाहिए मैं बात। और ये मेजर फोकस है JJMU का, यानी कि जल जीवन मिशन अर्बन का। ये सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर पर ध्यान देगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि रिड्यूस करो, जो मतलब फालतू खर्चा मत करो, कहते हैं ना कि गाड़ी मतलब पानी चलने मत दो, रिड्यूस करो, कम से कम यूज़ करो, ठीक। रीयूज़ करो, जो यूज़ हो गया है पानी तो उसको और मतलब फिर से यूज़ करो जितना हो सकता है। और आपका रिसाइकल करो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, रिसाइकल, रीयूज़, और आपका जो है रिजुवनेट करो वाटर बॉडीज़ को, फिर से पुनर्जीवित करो वाटर, और जो है वाटर संरक्षण करो। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत भयंकर पैसा इसमें डाला गया, 2,87,000 करोड़। और जो है इसके अलावा जो फंडिंग है वो आपका नॉर्थ ईस्ट और जो उत्तर पूर्वी भारत और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें सेंट्रल फंडिंग 90% है, यूनियन टेरिटरीज में 100% है, ठीक। आपका देखना जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी उतनी फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कम होती आएगी, ठीक। ऐसे पैटर्न याद किया करो। 1 लाख से कम जनता वाली जो जनसंख्या वाली जो सिटी हैं उसमें 50% है। 1 लाख से 10 लाख तक के बीच की जो जनसंख्या जिस सिटीज़ में है वहाँ सेंट्रल फंडिंग 1/3 है, यानी कि 33% है। और जहाँ पे 10 लाख यानी कि 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन जनसंख्या है वहाँ पे सेंट्रल फंडिंग सिर्फ और सिर्फ 25% है, ठीक। ये पूरी चीज़ समझ में आ गई। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो कैपिटल मार्केट होता है उसमें आप लोगों ने सुना होगा सेबी एक होता है, ठीक। आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ये जो सेबी है ना, सेबी कोई डिसीजन लेता है, सेबी होता है आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये कोई भी इसने डिसीजन लिया, अभी पीछे क्या था, आपने फ्यूचर रिटेल चेयरपर्सन का नाम सुना होगा, बिग बाजार का नाम सुना है, उसके ये चेयरपर्सन है किशोर बियानी। इनको बोल दिया था कि भाई साहब तुमने कुछ गलती करी है सिक्योरिटीज मार्केट में, मतलब कैपिटल मार्केट में तुम 1 साल तक कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आपने शेयर्स और ये सब बातें सुनी ना, शेयर्स होते हैं कैपिटल मार्केट में, खरीद फरोख्त होती है, हर कंपनी के अलग अलग शेयर्स होते हैं। तो इसी तरीके से इनके भी थे, और फ्यूचर रिटेल के चेयरपर्सन ने इनको 1 साल का बैन लगा दिया था सेबी ने। लेकिन ये जो भी डिसीजन लेता है सेबी, इसको इस पे अपील करने के लिए आप जा सकते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक। उन्होंने इस ऑर्डर को जो किशोर बियानी के लिए दिया गया था 1 साल का बैन, इस पे स्टे लगा दिया गया है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल और बाकी चीज़ें क्या क्या है, सेबी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। देखिए पहली चीज़ है कि ट्रिब्यूनल जो ये एक तो ये वैधानिक संस्था है। आपका सेक्शन धारा 15K के अंतर्गत जो आपका सेबी एक्ट है 1992 इसमें बनाया गया है, ठीक। सेबी खुद भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले नहीं थी, बाद में इसको एक्ट बना के बनाया गया है। और ये अपील सुनता है जो भी सेबी ने डिसीजन लिए उसके ऊपर, या फिर कोई भी एजुकेटिंग ऑफिसर है उसने अगर कोई डिसीजन लिया तो उसके ऊपर आप अपील कर सकते हो भैया जाकर, किसके पास, SAT के पास में, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक। और इसका एक और वर्क ये है कि ये जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन द ट्रिब्यूनल बाई और अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के अंतर्गत जो भी मतलब क्या इनका जो है कार्य अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र क्या है, इनका शक्तियां क्या है, अधिकारों का प्रयोग कहाँ क्या करना है, ये सब इसमें इस एक्ट में बताया गया, वो सब ये करता है। ये मुंबई में लोकेटेड है। और इसमें ये बात समझने वाली है कि सेबी के मतलब कैपिटल मार्केट के शेयर बाजार इन सब के तो कर रहा है, साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी अगर कोई डिसीजन लेता है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके भी जो निर्णय हैं उन पे भी कोई अपील कर सकता है SAT में जाके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे बोल सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपने पढ़ा हुआ आप आराम से कर लोगे। सेबी क्या है, ये रेगुलेटर विनियमित करता है सिक्योरिटीज और कमोडिटी के एक्ट। कमोडिटी क्या है, जीरा, सोना, चांदी, ये सब कुछ। और सिक्योरिटीज यानी कि वहीं आपके शेयर्स वेयर्स जो कि मार्केट जो है इंडिया में और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनको सब कुछ विनियमित कौन करता है, सेबी करता है। ये 12 अप्रैल 1988 को बना तो था, लेकिन इसको वैधानिक पावर्स कब दी गई, 30 जनवरी 1992 में, जब सेबी एक्ट 1992 लागू किया गया। इसका हेडक्वार्टर भी जो है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की कौन सी है, मुंबई।
तो वहाँ पे है मुंबई में, लेकिन इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, ठीक, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इसके फंक्शन क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब धोखाधड़ी ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए किशोर मैनू दिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या था कि फ्यूचर रिटेल और जो है रिलायंस की वो होने वाली है, मतलब जो है दोनों लोग मर्जर टाइप से हो रहा है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो है पहले से लोगों को बता दी, इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप की बातें चली थी, तो उनके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया था, जिसपे कि एसएटी ने में सुनवाई हुई, अपील हुई है, वहाँ पे उसने अभी स्टे कर दिया है इसका, ठीक। इसमें रजिस्टर करना चाहेंगे वर्कर्स का, ये मतलब रजिस्टर जो भी वर्कर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर, ये सब जो होते हैं, ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, बैंकिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक। बैंकिंग वाले एग्जाम में इसमें ज़्यादा इतना नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अंडर राइटर क्या है। मतलब जैसे कोई कंपनी शेयर्स निकालती है तो अंडर राइटर होते हैं जो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि कैसे, कितने पैसे पे क्या क्या शेयर्स निकालने हैं, उनका क्या दाम रहेगा, कितने जाने चाहिए, किसको किसको कितना दिया जाएगा, ये सब कुछ, ठीक। तो शेयर मार्केट संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उसको विनियमित कौन करता है? सेबी करता है। आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जो हमारा रोज का होता है कि कौन बनेगा आईएएस पीसीएस, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भैया क्वेश्चन पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। पहला वाला ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास फंड जो है, कोष जो है, उससे संबंधित आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं। ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है यूएन की, ये एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर, पहला स्टेटमेंट सही है गलत बताइए। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, बताइए सही है कि गलत है। इसका इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर जो है प्रीति सिन्हा, ये इस समय एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बन गई यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की, इसीलिए न्यूज़ में था। और ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब तीसरा वाला स्टेटमेंट आपने देखा कि सही है, तो अब पूछा गया है क्या? फॉल्स। तो फॉल्स तो सही वाला तो हो नहीं सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट तो है नहीं, ये वाला तो ऑप्शन है नहीं। अब बचे 3 ऑप्शन, ठीक। तो आपको ये देखना है कि यार क्या दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ये पेरिस में है क्या ये वाला फंड? तो आपको ये बता दें कि देखिए दूसरा वाला ही गलत है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में नहीं है। तो सिर्फ गलत वाला पूछा था कि ओनली 2 हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, लीज डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए ही ये काम करता है, ठीक। 1966 में जो है ये स्थापना हुई थी, और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। और बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय एक तो बना है इसका एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और वो भी एक महिला। ये और भी ज़्यादा भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाली जो है क्षण है, इसको आप लोग प्राइड फील करिए, ठीक। वो अपनी लड़की छोरों से कम है क्या वाली बात है ये, इस बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको ये बताना है, ठीक। क्वाड जो है, क्वाड क्या है आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया, जापान, आपका ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चारों मिलके चाइना को घेर रहे हैं कि उसकी जो है वो ज़्यादा चाइना गुंडाई ना करे, तो इसके लिए क्वाड बनाए गए। 4 कंट्री हैं, इसलिए क्वाड बोला जा रहा है। इसकी दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो टोक्यो में हुई थी अक्टूबर 2020 में, ऐसा बोला गया है पहले स्टेटमेंट में। सही है गलत? पहली जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी 2017 में, क्या स्टेटमेंट सही है गलत? तीसरी जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो 18 फरवरी को हुई थी, ठीक। क्या स्टेटमेंट सही है गलत आप लोगों को बताना। देखिए, इसमें पूछा गया है ट्रू, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरे में बोला गया न्यू दिल्ली, पहला मतलब जो ये क्वाड की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी 2017 में, नहीं ये न्यूयॉर्क में हुई थी यहाँ पर, ठीक, 2019 में पहली मीटिंग। और इसमें मतलब यही सब चीज़ें इस बार डिस्कस करी जाएंगी, कोविड से रिलेटेड चैलेंजेस, ग्लोबल इश्यूज, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक। चाइना, अब देखो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि हम चाइना को लिटाने के लिए आपस में जुड़ रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें और भी बोली जाती हैं ग्लोबल इश्यूज़ पे, रीजनल इश्यूज़ पे। इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें चाइना एक बहुत बड़ा अपने आप को औलिया समझता है, ये 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी क्वाड की। इसके मेंबर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स मेंबर हैं। तो आज का यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मैं रोज़ आपके लिए जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर लेके आता हूँ। सारी चीज़ें इसमें कवर कराता हूँ, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे कंटेक्स्ट हो, चाहे इसमें फैक्ट्स हो और वैल्यू एडिशन हो, ठीक।
तो आज के लिए जो आप लोग के लिए होमवर्क है वो है भक्तिज्म सूफिज्म को आप लोग को नोट्स लिखना है। अगर आप लोग हमारा पर्सनल गाइडेंस आप लोग को अच्छा लगता है तो और कंटेंट अच्छा लगता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन हमारा पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 के लिए 8564000530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।